हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट क्लासेस। मेरा नाम है कार्तिक तोमर एंड आज हम लेके आए पार्ट 2 अपना अकाउंटिंग फॉर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का। ठीक है, तो ये हमने जैसे प्रीवियस पार्ट में यहाँ तक करा था, ये रहा हमारे टर्म्स तक, जो भी हम कैसे जब इशू कितने पे करते हैं, रिडीम कितने पे करते हैं, तो क्या क्या उसमें बनाने पड़ते हैं अकाउंट, कैसे वो हमारे सॉर्ट आउट होते हैं, तो वो वहाँ तक हमने सब कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट पे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैसे चार्ज करते हैं, कैसे पे करते हैं, इसके अंदर टीडीएस का भी पार्ट आएगा, तो वो चीज़ आप अपने सिलेबस से मैच कीजिएगा। कुछ लोगों के सिलेबस में टीडीएस होगा और कुछ स्टूडेंट्स के सिलेबस में टीडीएस नहीं होता। ठीक है, तो मैं आज पढ़ा दूंगा टीडीएस, आप अपने सिलेबस के हिसाब से देख लेना। अगर ये टीडीएस आपके सिलेबस का पार्ट है तो देख लो, नहीं है तो स्किप कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। A company must pay interest on debenture at a fixed percentage, usually half yearly। ठीक है, एक फिक्स्ड परसेंटेज पे वो देती है कंपनी एक इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल हम लोगों का डिबे इंटरेस्ट होता है, सेम इंटरेस्ट हमारा डिबेंचर पे भी चार्ज होता है। ठीक है, और वो हाफ ईयरली दिया जाता है यूजुअली अंटिल द रीपेमेंट, जब तक रीपेमेंट नहीं हो जाती। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोन के ऊपर जैसे इंटरेस्ट देते हो ना, सेम एज इट इज कॉन्सेप्ट लगता है इसके ऊपर, बस इसके ऊपर आप डिबेंचर पे इंटरेस्ट दे रहे होते हो। ठीक है, और ये हाफ ईयरली पे करा जाता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द नॉमिनल फेस वैल्यू। ठीक है, ये जो नॉमिनल फेस वैल्यू है इसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, नॉमिनल फेस वैल्यू, नॉमिनल फेस वैल्यू यानी कि कितने के डिबेंचर्स है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट नहीं, जो उसके ओरिजिनल फेस वैल्यू है। ठीक है, कितना डिस्काउंट दे, कितना प्रीमियम, उस पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नॉमिनल फेस वैल्यू पे हमें देखना पड़ेगा, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू हम कह सकते हैं इसको डिबेंचर का। थर्ड पॉइंट, ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कैसे है, इसको हमें देना ही देना पड़ता है, क्योंकि डिबेंचर पहली चीज हमारा लोन है। ठीक है, डिबेंचर के अगेंस्ट हमें जो भी पैसा देना पड़ेगा वो देना ही होगा, हम उसके अंदर कुछ अपना बचा नहीं सकते। जैसे अप्रोप्रिएशन के अंदर क्या होता है कि हमें अगर प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं हुआ नहीं देंगे। इस केस के अंदर जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसमें हमें देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड मस्ट बी पेड वेदर द कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट और नॉट। ठीक है, कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ उनको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर हम आते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या होता है। ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या होता है, हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961, वो हमें बताता है एक कंपनी को अपना टीडीएस पे ही करना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, हमेशा अपना टीडीएस कम करके दिखाना ही पड़ेगा, उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, एक प्रिस्क्राइब्ड रेट पे फ्रॉम द इंटरेस्ट पेएबल। ठीक है, जितने भी इंटरेस्ट पेएबल है उसमें से एक टीडीएस परसेंटेज का देना पड़ेगा। इफ एक्सीड्स द लिमिट एंड दिस, अगर कुछ एक लिमिट्स को एक्सीड कर देता है तब। ठीक है, दिस इज डिपॉजिट विद टैक्स अथॉरिटीज। ठीक है, तो जो हम इंटरेस्ट पे करने वाले हैं डिबेंचर्स पे, उसके ऊपर एक इंटरेस्ट, उसके ऊपर एक टैक्स, कुछ परसेंटेज टैक्स हमें देना पड़ेगा, मतलब टीडीएस के नाम से डिडक्ट करना पड़ेगा, और फिर वो जो टैक्स टीडीएस होगा हमारा, वो हमें टैक्स अथॉरिटीज को देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये हम कब करेंगे, जब एक लिमिट होती है वो एक्सीड कर जाएगा। एक टाइप से इनकम टैक्स है जो कंपनी चार्ज कर रही है, कंपनी लेस करके दिखा रही है, उस टाइप का इनकम टैक्स मान लो उसको। ठीक है, इसमें जिसके पास डिबेंचर है उसको हम कोई इनकम टैक्स फाइल नहीं करना पड़ेगा, इसके अंदर जो हमारी कंपनी है वही अपने पास से पहले ही लेस करके हमको दे देगी। ठीक है, अब इसकी जनरल एंट्री समझ लेते हैं। जनरल एंट्री क्या होती है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ठीक है, पहली, टू इनकम टैक्स पेएबल टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है, ये डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हमने कर दिया। ठीक है, इसका याद रखें ये हमेशा डेबिट होगा, और कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, किसको पे करेंगे, टू डिबेंचर होल्डर, तो टू डिबेंचर होल्डर आएगा। अगर आपके सिलेबस में टीडीएस नहीं है तो आपको ये वाली एंट्री करने की जरूरत नहीं है, अगर है तो ये एंट्री करो। ये एक टाइप की वो लाइबिलिटी होगी जो हमें टैक्स पे करनी पड़ेगी बाद में। ठीक है, टैक्स अथॉरिटी को जमा करानी पड़ेगी। फिर हमारा क्या आता है, और हाँ ये चीज़ जो है, इन डिबेंचर इंटरेस्ट, ये एक टाइप का हमारा एक्सपेंस है जो कि बाद में प्रॉफिट एंड लॉस से सब्सटीट्यूट होगा। ठीक है, फिर हम पेमेंट कर देंगे इंटरेस्ट की, पहली एंट्री हमने ड्यू कर दी, सेकंड एंट्री में पेमेंट कर रही है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक से पेमेंट कर दो। ठीक है, थर्ड एंट्री क्या होगी, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू पीएनएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो सिंपल है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमने ये जो एक्सपेंस क्रिएट करा था, एक्सपेंस अकाउंट, इसको हम बंद कर देंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे एंट्री खत्म। अगर
अगर आपके सिलेबस में TDS है तो इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी, वरना आपकी इसकी एंट्री यहीं पे खत्म। अगर आपके सिलेबस में TDS है तो पेमेंट आप करोगे अब TDS का गवर्नमेंट को, ठीक है। कैसे करोगे? इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल, और कुछ नहीं करना। अब आओ, अब आगे, अब हम सीख रहे हैं वो जनरल एंट्री जब हम करते हैं राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जब भी इशू करते हैं या फिर डिस्काउंट जब हम करते हैं उसके ऊपर लॉस या डिस्काउंट होता है इशू करते हो, तो उस टाइम पे हमारे उसको जो भी हमारा डिस्काउंट और इशू का अमाउंट रहेगा उसको राइट ऑफ कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चीज जान लो, ये एक कैपिटल लॉस होता है, ठीक है। डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज अ कैपिटल लॉस, ठीक है। पहली चीज ये कैपिटल लॉस है। सेकेंड चीज, इट इज जनरली रिटर्न ऑफ इन द ईयर द डिबेंचर आर इशूड। जिस साल में हमारे डिबेंचर इशू करे जाते हैं उसी साल इसको हमें राइट ऑफ करना होता है। इट कैन बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 हमारे कंपनीज एक्ट का कहता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से सबसे पहले इसको राइट ऑफ करेंगे। इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज इनएडिक्वेट और नॉन एग्जिस्टेंट, यानी कि अगर हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर जो बैलेंस है वो कम है या फिर हमारे पास रिजर्व है ही नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम, तो जो बैलेंस होगा वो रिटर्न ऑफ करेंगे हम रेवेन्यू प्रॉफिट्स के अगेंस्ट में, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके अगेंस्ट में, ठीक है। अब रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होते हैं? जो हमारे नॉर्मल रेवेन्यू रिजर्व है उन्हीं की बात कर रही है, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी? स्टेटमेंट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, यानी कि लॉस या इशू, डिस्काउंट या लॉस हम जो जब होएगा हमारे इशू ऑफ डिबेंचर पे उसको क्रेडिट में डालो और डेबिट में क्या डालो? सिक्योरिटी प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी मतलब जिस हिसाब से बैलेंस बनेगा, ठीक है। फिर हम रिडम्पशन पे आते हैं, ठीक है। अब रिडम्पशन की थ्योरी समझ लो, ठीक है। रिडम्पशन क्या होता है? रिडम्पशन मीन एक्सटिंग्विशिंग और डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के अकाउंट पे हम जब डिस्चार्ज कर देते हैं उनकी लायबिलिटी, एक्सटिंग्विश कर देते हैं, यानी कि रीपेमेंट कर देते हैं, बेसिक सी चीज़ है। एसेंशियली द रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट टू द डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर्स को जो हम उनका जो अमाउंट है उसका जब हम रीपेमेंट कर देते हैं उसको हम रिडम्पशन कह देते हैं। अब रिडम्पशन के मेथड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। पहला मेथड है कि पेमेंट कर दो लमसम में, ठीक है, लमसम में पेमेंट कर दो। द होल अमाउंट इज पेड टू डिबेंचर होल्डर्स एट मैच्योरिटी। जब मैच्योरिटी होगी पूरा अमाउंट है डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दो। सेकंड, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि ड्रॉ ऑफ लॉट्स, कि कुछ कुछ इंस्टॉलमेंट में पे कर दो, क्योंकि पहले साल के बाद 10,000 कर दे, दूसरे साल के बाद 10,000, तीसरे साल के बाद 20,000 कर दिया, ठीक है। तो उस हिसाब से रिडम्पशन इज मेड इन इंस्टॉलमेंट ऑन स्पेसिफिक डेट्स, ठीक है। कुछ डेट्स पे, साल भी हो सकता है, क्वार्टरली भी, मंथली भी, हाफ ईयरली भी, वो डिपेंड करता है। द स्पेसिफिक डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड आर सेलेक्टेड बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, ठीक है। तो जिन डिबेंचर्स को हम ये पेमेंट करेंगे वो ड्रॉ ऑफ लॉट्स के थ्रू सेलेक्ट होता है। ड्रॉ ऑफ लॉट का मतलब, जो आपने देखा होगा एक मटके में चिट्ठी, सबके नाम के चिट्ठी अलग ये होती है, उसमें से निकालते हैं ना, पिक करते हैं रैंडमली, तो वही होता है ड्रॉ ऑफ लॉट्स। थर्ड पॉइंट आता है परचेज इन ओपन मार्केट, ठीक है। परचेज इन ओपन मार्केट क्या होता है? द कंपनी परचेजेस इट्स ओन डिबेंचर इन द ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, ठीक है। जो कंपनी है वो परचेज कर लेती है अपनी ही डिबेंचर ओपन मार्केट में, ताकि वो इमीडिएट कैंसिलेशन कर दे, यानी कि जो उनके डिबेंचर है वो ओपन मार्केट में उन्होंने वहां से आगे खरीद लिया, जैसे बायबैक ऑफ शेयर होता है, सेम वैसे ही। चौथा है कन्वर्जन इनटू शेयर्स और न्यू डिबेंचर्स, यानी कि जो पुराने डिबेंचर है उनको उठाओ, मतलब जो भी उनको पेमेंट करे, अगर वो रिडीम करे तो उनको बोलो हम आपको शेयर दे देते हैं इसके बदले में, या फिर आप नए डिबेंचर ले लो जिसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा करके दे देंगे, कि पहले 10% मिलता होगा तो 12% इंटरेस्ट रेट दे देंगे, ठीक है। तो वो कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। डिबेंचर्स आर रिडीम्ड बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विटी शेयर्स और अ न्यू क्लास ऑफ डिबेंचर्स, यूजुअली व्हेन द टर्म्स आर बेनिफिशियल टू द डिबेंचर होल्डर, ठीक है। वही कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा बना के दे दिया, टर्म्स के हिसाब में आ गया, ठीक है। टर्म्स का मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा करके दे दिया। एप्लीकेबल टू कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ओनली, ठीक है। तो ये भी सिर्फ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो होते हैं ना, हमने टाइप्स ऑफ डिबेंचर पढ़े होंगे, तो उसमें जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होता है ये। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ डिबेंचर।
डिबेंचर के सोर्स क्या हो, सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन के सोर्सेज क्या होते हैं, हम जब रिडम्पशन होगी तो उसकी पेमेंट कहाँ से करेंगे, ठीक है। अ कंपनी में सोर्स रिडम्पशन आइदर आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट, या तो वो अपने कैपिटल के अंदर से सारा निकाल के दे देगी रिडम्पशन का पैसा, या फिर अपने प्रॉफिट में से, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर ना सबसे पहली चीज हमें दो टाइप के रिजर्व बनाने पड़ते हैं, मतलब एक तो रिजर्व है, दूसरी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। पहला होता है रिडम्पशन, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है, डीआरआर जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कंपनीज लाइक अनलिस्टेड कंपनीज हो गई या अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनीज एक्सेट्रा, ठीक है। जो अनलिस्टेड हो गई, अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंकिंग कंपनीज हो गई, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, इनको रिक्वायरमेंट होती है कि एक डीआरआर बनाना ही पड़ेगा एज अ परसेंटेज ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, ठीक है। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स जैसे कि 10% फॉर अनलिस्टेड अदर अनलिस्टेड कंपनीज, ठीक है। इनको क्या करना पड़ेगा, एक रिजर्व बनाना पड़ेगा डीआरआर के नाम से। उसके अंदर 10% इनको एक रिजर्व अलग से बना के रखना पड़ेगा अपने आउटस्टैंडिंग डिबेंचर का। फॉर एग्जाम्पल, हमारे आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। अब इनको क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, इनको डीआरआर का परसेंटेज है इनका 10%, जैसे कि अदर अनलिस्टेड कंपनीज का जो परसेंटेज है वो 10% रहता है। तो मान लो इनको 10% बनाना है, तो इसका 10% इनको बनाना पड़ेगा, यानी कि इनको एक डीआरआर नाम का रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, डीआरआर, जिसके अंदर ये पैसा रखेंगे 10,000 रुपए, ठीक है, 10,000 रुपए। ओके, फिर क्या आता है, फिर आता है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, डीआरआई, ठीक है। अब ये डीआरआई क्या होता है, कंपनीज मस्ट इन्वेस्ट और डिपॉजिट अ सम नॉट लेस देन 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर ऑन और बिफोर April 30 of the financial year. The amount must not be used for any other purpose than redemption. अब क्या करना पड़ता है ना, कुछ कंपनीज को जो अपना अमाउंट है, जितने मतलब 15% से कम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख की डिबेंचर ले लो, ठीक है। कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इसका 15% या उससे ज्यादा, 15% से कम नहीं हो सकते, 15% या उससे ज्यादा एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाएगी कहीं पे, जहां से उनको रिटर्न मिलेगा। अभी इन्वेस्टमेंट कब करनी है, जब हमारी 1 लाख रिडीम होने वाले होंगे ना, इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में इनको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसमें भी पहले मंथ के अंदर, ठीक है, अप्रैल 30 से पहले, ठीक है। इनको एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी जिसमें इसका 15% या इससे ज्यादा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम 15% ही ले, तो 1 लाख का 15,000, तो कंपनी को अपने कैपिटल में से 15,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी एक ऐसी जगह पर जहां से इनको सिक्योर्ड रिटर्न मिलेगा, ठीक है। और वो उससे जो पैसा आएगा ना, चाहे इसका इंटरेस्ट हो या ये जो 15,000 हो, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा रिडम्पशन में ही यूज होगा, ठीक है, ये चीज, ठीक है। ऑलराइट, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, रिडम्पशन बाय पेमेंट इन लमसम। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, ठीक है। अब रिडम्पशन एट पार पे हुआ तो क्या जनरल एंट्री रहेगी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ठीक है। ये टू डिबेंचर होल्डर नीचे है, यहाँ से हटा देता हूँ, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। तो जब पेमेंट इन लमसम हो रही तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, पहले अमाउंट ड्यू कर दो और पेमेंट के लिए डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, सिंपल एंट्री है इसके अंदर। प्रीमियम पे क्या हुआ, तो क्या करेंगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। डिबेंचर को डेबिट में डालो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को डेबिट में डालो, और टू कर दो उसको डिबेंचर होल्डर में, यानी कि डिबेंचर होल्डर को जितनी पेमेंट करनी है। ये डिबेंचर में हमारा ओरिजिनल अमाउंट, प्रीमियम और रिडम्पशन में जितने प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, और टू डिबेंचर होल्डर में इन दोनों का सम करके आ जाएगा, और फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक से हम इनको पेमेंट कर देंगे, ठीक है। अब रिडम्पशन बाय परचेज इन ओपन मार्केट। अब ओपन मार्केट में अगर हम परचेज करेंगे तब रिडम्पशन कैसे होगी, इफ परचेज एट अ डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट में परचेज करा गया तो क्या होगा, पहला परचेज इन कैंसिलेशन, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। अगर हमने डिस्काउंट पे परचेज कर लिए तो हमारा एक तो प्रॉफिट बनेगा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक से पेमेंट तो हो ही जाएगी, वो वहां पे खत्म, ठीक है।
डिबेंचर होल्डर को कोई पेमेंट करनी नहीं पड़ेगी, ना उनका अकाउंट बनाना पड़ेगा। ऊपर से हमारे पास प्रॉफिट भी हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो प्रॉफिट होगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, सिंपल, ठीक है। हमने मान लो 100 रुपए के डिबेंचर है मार्केट में, हमने उसको 95 में खरीद लिया, ठीक है। तो यहाँ डिबेंचर में तो 100 ही आ ही जाएगा, बैंक अकाउंट में 95 आ जाएगा, जो 5 रुपए बचे वो इधर आ जाएंगे हमारे प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में। फिर 5 रुपए यहाँ पे और 5 रुपए हमारे कैपिटल रिजर्व में बन गए, राइट। अगर हमारा प्रीमियम पे या फिर यानी कि अब नॉमिनल रेट पे परचेज किया गया तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू बैंक, ठीक है। यानी कि अगर 100 रुपए का है, हमने उसको परचेज कर लिया 110 पे, प्रीमियम हो गया 10 रुपए का, तो यहाँ पे 100 रुपए आ जाएंगे, जो ये 10 रुपए का प्रीमियम है वो यहाँ आ जाएगा, बैंक अकाउंट में 110 की पेमेंट कर देंगे, ठीक है। ये जो 10 रुपए है ये बाद में हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, या फिर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो उससे कर देंगे। पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जैसे हमने स्टार्टिंग में सीखा था, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हमें कैसे सॉल्व करना है। इश्यू और रिडम्पशन दोनों का यही है, सेम ही हमने इश्यू का सीखा था, इश्यू और रिडम्पशन दोनों में सेम ही अकाउंट से हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, अगर हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो उससे क्या कैसे रिडम्पशन होगी, ठीक है। तो उसको सीखते हैं, ये लास्ट पॉइंट होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर और न्यू डिबेंचर्स, ठीक है। या तो वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर या फिर नए डिबेंचर में। तो उसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहली अमाउंट ड्यू फॉर कन्वर्जन, जितना भी अमाउंट ड्यू है उसको कर दो। ओल्ड डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। पुराने जितने भी है, मान लो पुराने 100 रुपए के हैं तो 100 रुपए से इसको डेबिट कर दो, यहाँ पे क्रेडिट कर दो, ठीक है। 100 रुपए से ओल्ड डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया टू डिबेंचर होल्डर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स या डिबेंचर्स, ठीक है, डिपेंड करता है शेयर्स कर रहे हो या डिबेंचर कर रहे हो, तो उसमें क्या करेंगे एंट्री, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर हमने कुछ डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे अगर हमने इशू करे तो वो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यही 100 रुपए के हमने यहाँ पे कर दिए, ठीक है। हमने इनको दे दिए इक्विटी शेयर 90 रुपए के और 10 रुपए का प्रीमियम, ठीक है। 100 रुपए के डिबेंचर के बदले में हमने इनको 90 रुपए के इक्विटी शेयर दे दिए और 10 रुपए का हमने प्रीमियम कर दिए, तो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा, ठीक है। सेम अगर हमने प्रेफरेंस शेयर्स करे हैं तो यहाँ इक्विटी की जगह प्रेफरेंस लिख दो। अगर हमने सेम डिबेंचर की जगह नए डिबेंचर दे दिए और प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं है तो उसकी भी सिंपल एंट्री है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू न्यू डिबेंचर्स अकाउंट, जो भी डालना है, ठीक है। 100 रुपए का है, नए शेयर्स भी 100 रुपए के दे रहे हो, दे दो, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल यही एंट्री होगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसी के साथ आपके चैप्टर की थ्योरी कवर हो गई है। जनरल एंट्री की एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरे साथ लाइव क्लास लेनी है तो आप स्टडीफाई सक्सेस का ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें सबसे चीपेस्ट प्राइस पे आपको कोर्स मिल जाएगा। प्लस लाइव क्लासेस के बेनिफिट्स क्या होंगे, मेरे साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन, सेकंड चीज़ नोट्स सारे मिलेंगे, थर्ड चीज़ आपके टेस्ट होंगे जिससे आपका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड पता चलेगा, आप कौन से स्टैंड पे करते हो, कितना आपसे और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, कितना आप इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है। आपके सारी चीज़ें पता चलेगी। एंड एक और चीज़, आपको वैसे समझाया जाएगा जैसे आपको समझ में आता है। अभी मैं वैसे समझा रहा हूँ जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ, आप लाइव क्लास लोगे आपको वैसे समझाया जाएगा जैसे आपको समझ में आता है। सो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।